नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर प्रोटेक्टर में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बैंक द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट लोन की रिकवरी के लिए हायर किए जाने वाले रिकवरी एजेंसी और रिकवरी एजेंट के संबंध में बनाऊंगा। तो अपने इसी प्रॉमिस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंसी और बैंक को आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दिए हैं उसके संबंध में लाया हूँ। तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप ये पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन और किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। आप एक बार ये इन्फॉर्मेशन सुनिए, उसके अदर यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। मैं जो आज आपको डिटेल्स दे रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप है, हर एक डिटेल है जिसको जानने के बाद रिकवरी एजेंट से आपको डरने की कभी भी नौबत नहीं आएगी, और ना ही आप बैंक को डर के दिखाने की ज़रूरत है। आपके पूरे राइट्स हैं इसमें जो आरबीआई ने आपको दिए हैं, और बैंक को भी जो राइट दिए हैं वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कई जगहों पे ये सुनने में आया है कि रिकवरी एजेंसी और रिकवरी एजेंट के द्वारा कई कस्टमर्स को इतना ज़्यादा हरासमेंट दी गई है कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया है। आत्महत्या के केसेस भी कई जगहों पे सुनने पे आए हैं। कई न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स में आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि रिकवरी एजेंसी और रिकवरी एजेंट के दबाव की वजह से लोगों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि उनका कारण बिल्कुल जेन्युइन था कि वो लोन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन एजेंसी और रिकवरी एजेंट जो हैं वो अपने इंसेंटिव के चक्कर में इतना मानसिक दबाव बनाते हैं, इतनी अभद्रता करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं कंज्यूमर के साथ, बोरोवर के साथ, जो कि उन्हें किसी हाल में अपनाने के लिए छूट नहीं दी गई है। तो आज यही आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, उनके राइट्स क्या क्या हैं, और अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीज़ी करता है या कोई एजेंसी या कोई बैंक वाला बदतमीज़ी करता है तो आपके पास क्या पावर है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताना शुरू करता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों रिकवरी एजेंट के लिए, जो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये बताया है वो है कि जो भी रिकवरी एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंसी जब हायर करता है किसी रिकवरी एजेंट को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिकवरी एजेंट की पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही उसे अपने यहाँ वो हायर करेगा। और ज़रूरत अगर पड़ी तो जब वो जॉब कर रहा है उस दौरान भी उसकी पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा की जा सकती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अधिकतर केसेस में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि रिकवरी एजेंट जो हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के लड़के ही होते हैं जिनको बस वैसी नौकरी की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा रूखी भाषा में बात करने वाले हों, बहुत ही कम आपको लोग मिलेंगे जो बहुत प्यार से बात करेंगे। नहीं तो ऐसे लोग बैंक तुरंत देखता है कि ये लोग भाग दौड़ ज़्यादा कर सकते हैं, इनको नियम तो ज़्यादा पता होता नहीं है, तो ये लोग कस्टमर को डरा धमका के उसके बाद करवा सकते हैं। इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी अधिकतर केसेस में नहीं की जाती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये जान लें कि रिकवरी एजेंट की पहले पुलिस वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है उसे हायर करने से पहले। नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी रिकवरी एजेंट जब भी आपके पास आएगा तो उसके पास उसका आई कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि उसकी रिकवरी एजेंसी जिसे बैंक ने हायर किया है वो वाला आई कार्ड उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी बैंक की तरफ से नोटिस है या जो ऑथराइजेशन लेटर बैंक ने उसे ऑथराइज़ किया है आपसे लोन रिकवरी करने के लिए, ये उसे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। बिना ऐसे ये दिखाए वो आपसे बात तक नहीं कर सकता। पहले वो बताएगा, अपनी डिटेल बताएगा, अपना आई कार्ड दिखाएगा, और अगर वो नहीं दिखाता तो आप उससे मांग सकते हैं। ये आपके पूरे राइट्स हैं। और इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूँ कि किसी भी रिकवरी एजेंसी पे जब आपका लोन फॉरवर्ड किया जाता है, जब आपसे रिकवरी नहीं हो पा रही,
तो जब भी बैंक किसी को रिकवरी एजेंसी को आपका केस फॉरवर्ड करता है तो उससे फॉरवर्ड करने के साथ साथ ही उसे आपको पहले एजेंसी का नाम, एजेंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको पूरी डिटेल उसे प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास ये पूरे राइट्स हैं कि आप इन चीज़ों की जानकारी रखें। बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास नहीं आ सकता। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आई कार्ड लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे ही आ गया, जैसे आपको क्या पता कि कौन है, आके उसने बोला जी मैं इस बैंक की तरफ से आया हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि रिकवरी एजेंट आके ऐसे ही बोलते हैं कि मैं इस बैंक से आया हूँ जी आपके लोन की रिकवरी के लिए। तो दरअसल वो बैंक से नहीं आता, वो एजेंसी से आया होता है। कई केसेस में बैंक वाले भी आते हैं। तो बैंक वालों के बात करने का तरीका और एजेंट के बात करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये आपको पता ही होगा। तो आप उसका आई कार्ड देखने के लिए बिल्कुल एकदम आपके पास राइट है कि आप उससे उसका आई कार्ड मांगें। अगर वो नहीं दिखाता तो आप सीधा उसे बोल दें कि भाई अपना आई कार्ड लेके आओ, अपना ऑथराइजेशन लेटर लेके आओ, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। मुझे नहीं पता कि आपको बैंक ने भेजा है या किसने भेजा है। अक्सर केसेस में ये भी आपने देखा होगा कि वो किसी से फ़ोन लगा के अपने एजेंसी का जो भी बॉस है उससे बात करा देता है, वो और गलत तरीके से आपसे बात करता है। तो ऐसा कोई भी अगर कोई बात करता है तो आपको इस चीज़ का पूरा वो है, राइट है कि आप उसे ये कहें कि तुम मेरे नंबर पे बात करो। और बदतमीज़ी से अगर वो बात करेगा तो इस चीज़ की बाकायदा आप रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि रिकवरी के दौरान अगर ये क्या कहते हैं, आपको एक रिकवरी एजेंट आया, 2 रिकवरी एजेंट आए, ये अगर प्रोसेस बदलता है, एक से दूसरा भी आता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक आपको ज़रूर देगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि अगर कोई भी एजेंट और लोन धारक के बीच में, बोरोवर के बीच में कॉल पे कोई भी बात होती है तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बैंक के पास होनी ज़रूरी है। और ये बैंक की ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं है, ठीक है। और इस बारे में कि हाँ आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग की जा रही है, इस बारे में ग्राहक को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास लोन के रिकॉल के लिए, लोन मांगने के लिए, लोन के पैसे मांगने के लिए एजेंसीज़ की कॉल्स आती हैं, तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी वो आपसे डिसेंट तरीके से ही बात करेगा। तू तड़ाक तो एकदम अलाउड ही नहीं है कि आपसे वो तू तड़ाक करके बात करेगा। ये गाली गलौज अक्सर देखा गया है कि ये नियम को परे करके रिकवरी एजेंट या एजेंसी तू तड़ाक करके बात करती है, गालियाँ देती है। तो ये एकदम हरगिज़ मतलब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आरबीआई कहीं भी इस चीज़ को अप्रूवल नहीं देता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और उसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक के लिए ये मस्ट है, आरबीआई ने मस्ट किया हुआ है कि जिस भी रिकवरी एजेंसी को वो हायर करता है किसी से भी रिकवर करने के लिए, किसी को भी, कितने, एक एजेंसी को करता है, 2 एजेंसी को करता है, जितनी भी एजेंसीज़ को करता है, तो उसकी पूरी डिटेल, एजेंसी का नाम, उसका एड्रेस, उसके ऑथराइज जो भी लोग हैं उनका मतलब सीनियर्स जो हैं उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, सब कुछ उसे डिटेल अपनी वेबसाइट पे डालना होगा। तो ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक के लिए। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, अचानक से जॉब जाने की वजह से या किसी और वजह से आपकी स्थिति बिगड़ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक को बाकायदा उनका ग्रीवेंस का सेल होता है, आप मेल आईडी होती है, बैंक की मेल आईडी पे जाके आप ये उसको बाकायदा अपनी स्थिति से परिचित करा सकते हैं। मेरी स्थिति ये है या कोई शिकायत है किसी भी संबंध में आपको बैंक से रिलेटेड, तो आप वो उसको दर्ज करा सकते हैं बाकायदा। तो जब तक इस शिकायत का निपटारा नहीं होगा तब तक बैंक आपके लोन के केस को किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। यहाँ पे एक और बात है कि अगर बैंक को ये, मान लीजिए कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ये बात पता है कि बैंक को अगर हमने शिकायत दे रखी है तो वो रिकवरी आगे नहीं करा सकता, तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग कि जानबूझ के कोई ना कोई झूठी कंप्लेंट बना के बैंक के ख़िलाफ़ डालते रहते हैं ताकि रिकवरी एजेंसी को केस ना जाए।
लेकिन बैंक ने तो अपना पैसा लेना ही है। तो वो क्या करेगा कि जब ये नोट कर लेगा कि बिना वजह के, बिना किसी जेन्युइन वजह के ये पर्सन जानबूझ के कंप्लेंट्स कर रहा है, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो इस दौरान भी आपसे रिकवरी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हुई है, उसका कोई रिवर्ट नहीं है आपके पास, किसी बैंक के अधिकारी ने आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो आपके केस को किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और बात है, अगर किसी वजह से आपका डिस्प्यूट चल रहा है बैंक के साथ अपने लोन के रिगार्डिंग, जैसे आमतौर पे ये केसेस होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज के मामले में, सिक्योर्ड लोन के मामले में, जुडिशल के अंडर अगर कोई मामला विचाराधीन चला गया, मतलब उसके जुडिशल के अंडर अभी ट्रायल पे है, तो ऐसे मामलों में भी बैंक जो है केस रिकवरी एजेंसी को देने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा या फिर नहीं देगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर वो देता है तो उसे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अदालत में जो मामले विचाराधीन होते हैं उसमें हस्तक्षेप करना इतना आसान नहीं होता। उसके अलावा ये 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 7वां पॉइंट जो है कि आपने ये चीज़ नोट की होगी कि बैंक रिकवरी का जो एजेंट होता है वो आता है, बदतमीज़ी से बात करता है, खड़ी बोली में बात करेगा, बहुत ज़्यादा ऐसी बात करता है जिससे उकसाने की कोशिश करता है कंज्यूमर को, बोरोवर को। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मेंटली हरासमेंट के भी बहुत ज़्यादा स्थिति बन जाती है। कई बार कंज्यूमर के लिए, बोरोवर के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली हरास रहते हैं, फ़ोन आता है तो वो लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा आपने नोट किया होगा। तो इसमें इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि रिकवरी एजेंसी को जो बैंक है उसकी तरफ से टारगेट दिए जाते हैं कि आपको भाई इतने लोन्स हमने दिए हैं और इतने आपको हमें रिकवर करके देने हैं। अगर मान लीजिए वो टारगेट ही नहीं देगा तो रिकवरी एजेंसी हायर ही क्यों करेगा, पहली बात। दूसरा कि अगर उसने टारगेट दिया तो वो भी चाहेगा कि उससे टारगेट दिए हुए से वो कुछ ना कुछ रिकवरी करवा ही ले, ठीक है। तो दूसरा कि क्या होता है कि ये जो मान लीजिए कि कोई लोन है जो एनपीए हो गया या फिर सेटल करवाने की नौबत आ गई जिस लोन की, तो उनकी रिकवरी के लिए बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो बैंक क्या करता है इस केस में, मान लीजिए कि कहीं से रिकवरी हो ही नहीं रही है किसी भी हालत में, आप पूरी तरह से असक्षम है पेमेंट देने में, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक क्या करेगा कि रिकवरी एजेंसी को हायर कमीशन दे देगा, मतलब इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा का लालच देगा कि आप लोन रिकवर कराओ जितना मैक्सिमम हो सके, तो उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो इस लालच में आके रिकवरी एजेंट भी जो है वो आके आपसे बदतमीज़ी करता है या ऐसी बातें आपको बोलता है जिससे आप प्रेशर में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से पकड़ के पैसा उसे दे देते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो उनको प्रेशर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर हो, कुछ भी हो, वो आपसे पोलाइटली ही बात करेंगे और बहुत ही लहजे में बात करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम, आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से लोन नहीं दे पा रहा, और वो ये प्रॉब्लम सुन के आपसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करके बैंक को इस बारे में रिपोर्ट करते हैं बाकायदा। अगर बैंक को लगता है कि आप बहाने कर रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ, तो वो बाकायदा इसको लीगली अपने तरीके से हैंडल करने के लिए फ्री है। आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए आप बार बार मेरे पास आके मुझे परेशान ना कीजिए। बैंक को अगर ये लगता है कि मैं जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा या वो मेरी स्थिति नहीं समझ पा रहा, तो बैंक को ये पूरा राइट है कि वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले। इसको बोलते हैं ड्यू टू लीगल प्रोसेस। वो चलने के लिए आप उसे बोल सकते हैं ताकि रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान ना करे। इस संबंध में आप बैंक में बाकायदा एक लेटर लिख के भी दे सकते हैं कि हमें रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान ना किया जाए। अगर बैंक को लगता है कि हम जानबूझ के नहीं दे सकते तो आप हमारे ऊपर लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस दौरान आपकी स्थिति सुधर जाती है तो बीच में भी आप अपने पैसे देके लोन को सेटल करवा सकते हैं या पूरा लोन ख़त्म करवा के एनओसी ले सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 8वां पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे आपने सुना होगा कोई हैंडल विद केयर, आपने सुना होगा। ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी चीज़ को हमें बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होता है।
तो इसी सेम ये बात जो है वो एप्लीकेबल होती है रिकवरी के प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए बैंक सुबह 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक बैंक या रिकवरी एजेंसी जो है वो आपसे रिकवरी के लिए कॉल कर सकती है या मिल सकती है। इस दौरान उसे बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मान लीजिए कि आप कोई जॉब करते हैं 9 बजे से 5 बजे तक, तो वो 9 से 5 बजे तक आपसे बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये आपके पास पूरे राइट हैं कि आप अपनी प्राइवेसी का भी बिल्कुल ध्यान रखें। वो आपको इस दौरान में नहीं मिल सकता। अगर उसने कॉल किया है तो आप उसे बोल सकते हैं कि 5 बजे के बाद आके आपसे मिले, और जहां आप बोलेंगे वहीं आके उसे मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से घर के आगे आ जाएगा, बिना बताए आ जाएगा। सबसे पहले उसे आने से पहले आपको कॉल करनी ही पड़ेगी हर हाल में। बिना बताए ऐसे नहीं आ सकता आपसे। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि वो गेट खोल के अंदर आ जाए या फिर अंदर आके बदतमीजी करे, या अगर आप नहीं हैं तो आपके घर की महिलाओं से या अदर जो भी लोग हैं उन लोगों से बदतमीज़ी से बात करें या उनको कोई ज़िक्र करें। आमतौर पे आपने ये भी देखा होगा कि रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, बैंकों ने उन्हें सिखा रखा है या एजेंसी वालों ने ये सिखा रखा होता है कि आप जाइए जिनसे लोन लेना है उनके आस पड़ोस में जाके पूछिए जानबूझ के कि ये जो इंसान है इन्होंने लोन लिया है, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं। जबकि उसको पता है कि अगर मान लीजिए 132 नंबर में उसने लोन लेने जाना है, रिकवरी करने जाना है, तो वो जानबूझ के 131 एकदम साथ वाले घर में जाके जानबूझ के पूछेगा। और वहाँ पे नंबर प्लेट भी लगी है, मकान का नंबर भी लिखा है, फिर भी वो ऐसा करता है जानबूझ के, ताकि आदमी को लगे कि उसकी सोशल इमेज भी ख़राब होगी। ऐसा पूछने की वजह से जब आस पड़ोस वाला आपसे पूछेगा कि बैंक वाला आया था ऐसे से, तो आपके ऊपर अपने आप ही साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनेगा, जिसको निपटाने के लिए आप इधर उधर से पैसा पकड़ के एक जगह से कर्ज़ पकड़ के दूसरी जगह कर्ज़ देंगे। तो ऐसा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको साफ बोलिए कि आप डायरेक्ट मुझसे आके मिलिए, और इधर उधर पूछताछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए 8 पॉइंट आपके। 9वां जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दरअसल पॉइंट आपसे रिलेटेड नहीं है, बट अगर आपके पास पूरे राइट है कि आप इस चीज़ की जानकारी रखें। वो ये है कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है, जो कि बैंक्स के लिए बनाया गया है। ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जिससे कोई भी रिकवरी एजेंट, जो भी रिकवरी एजेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नौकरी से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिकवरी एजेंट कोई भी रिकवरी एजेंसी हायर करती है, तो उसे ये देखना ज़रूरी है कि इस रिकवरी एजेंट ने IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से 100 घंटे का एक रिकवरी का पूरा प्रोसीजर सीखने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो कि 1 साल का होता है। वो किया जाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। बिना ऐसे सर्टिफिकेट वाले आदमी को वो रिकवरी के लिए हायर ही नहीं कर सकती। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर देखिए आजकल ऐसा होता है कि नौकरी करने के लिए रिकवरी की जॉब जो करना है ये इतना आसान नहीं होता। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना 4 महीना एक कंपनी में टिकेगा, नहीं तो दूसरे में चला जाएगा, क्योंकि आजकल रिकवर करवाना भी इतना आसान काम नहीं रह गया है। तो वो यहाँ से वहाँ से यहाँ जाता है। तो ऐसे में ऐसे सर्टिफिकेट मांगे भी नहीं जाते कई बार उनसे। और अधिकतर रिकवरी एजेंट वो हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो आप इस चीज़ की पूरी जानकारी बाकायदा उस एजेंसी से ले सकते हैं, या बैंक से बोल सकते हैं कि जो रिकवरी एजेंट मेरे पास आ रहा है, क्या उसने ये कोर्स किया हुआ है। ये आपके पूरे राइट्स हैं। तो इस चीज़ को लेके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोर्स में बाकायदा ये चीज़ सिखाया जाता है कि आप किसी भी बोरोवर से जब भी बात करेंगे तो पोलाइटली बात करेंगे, उससे प्यार से रीज़न पूछेंगे, और अगर आपको रीज़न उसने बता दिया है तो आप बैंक को जाके करेंगे, उससे बहसेंगे नहीं, ना गाली गलौज करेंगे, ना कुछ ऐसा करेंगे। तो ये हो गए 9 पॉइंट। और 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट सारे कवर आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको मेंटली हरास कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो झेलना ही बहुत मुश्किल है, तो कभी भी गलत रास्ता अपने तरफ से मत अपनाइए। जब आपको आपके राइट्स, जैसे कि मैंने 9 पॉइंट्स आपको बता दिए, जब आपको आपके राइट्स पता होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उससे जब 2-3 बातें ही बोलेंगे तो वो डेफिनेटली अपने आप ही चला जाएगा। बहुत ही कम ऐसे रिजिड होते हैं रिकवरी एजेंट
जो जानबूझ के आपको ऐसे बोलेंगे हमें पता है ये तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं है, आपसे बदतमीज़ी करेंगे, तो उस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकवरी एजेंट जिद पे अड़ गया है, ये कह रहा है कि मैं तो लेके ही जाऊंगा, घर के अंदर बैठ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, पहली बात तो ऐसी अगर कोई हरकत करता है तो आप कुछ ना कीजिए, चुपचाप पुलिस में 100 नंबर डायल कीजिए। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग नंबर आजकल चल रहे हैं, जैसे हरियाणा में 112 नंबर है, तो आप 100 नंबर डायल कीजिए अपने स्टेट के हिसाब से। ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का एक ही है। 100 नंबर पे डायल करके उन्हें फ़ोन करके ये बोलिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके आदमी आया हुआ है और वो ऐसे ऐसे करके हमें ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने जबकि इसे लीगली प्रोसीजर अपनाने के लिए कह दिया है और ये हमसे बदतमीज़ी कर रहा है, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आप प्लीज़ आके मौके पे आ जाइए। ऐसा आप कंप्लेंट बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं। अगर जेन्युइन पकड़ा गया तो कम से कम उसे 2 साल की कैद भी हो सकती है, अगर उसने कुछ बदतमीज़ी की तो। आमतौर पे ऐसे बदतमीज़ी होते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आप बिल्कुल, आपके पास राइट है कि आप ऐसा कर सकें। तो जो 10वां पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये है, जैसे बैंक रिकवरी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीका प्रोसीजर अपनाया जाता है, किसी रिकवरी एजेंट ने आपसे बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, कुछ भी किया, तो उसके लिए पूरी तरह से बैंक जिम्मेदार है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि रिकवरी एजेंसी उसके लिए ज़िम्मेदार है। आप बाकायदा इसके लिए बैंक ज़िम्मेदार है। कोई भी ऐसी गलत हरकत होती है तो आप बैंक के मैनेजर को डायरेक्ट फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि ये तरीका आपके एजेंट के द्वारा अपनाया गया है, कृपया इस तरीक़ों को सुधारिए, नहीं तो आपकी कंप्लेंट मैं यहाँ थाने में दर्ज करा दूँगा कि आपने मेरे से बदतमीज़ी की है, जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के अगेंस्ट है। कोशिश कीजिए कि इन सारी एक्टिविटीज़ की आपके पास अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए, या आपने मोबाइल कैमरे से आप बनाइए और कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर ऑन करके रखिए जब आपके पास किसी बैंक का कॉल आए तो ये आपके पास प्रूफ रहेंगे तो आपका केस उतना ही सॉलिड रहेगा। अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर रिज़र्व बैंक को रिकवरी एजेंट या एजेंसी द्वारा आरबीआई रूल्स तोड़ने संबंधित कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो आरबीआई जो है उस कंप्लेंट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता है। और इसमें रिज़ल्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसे कोई कंप्लेंट मिली कि रिकवरी एजेंट ने हद से ज़्यादा हरासमेंट दे दी है किसी कस्टमर को, और उसकी कंप्लेंट आने के बावजूद भी बैंक बार बार उसे परेशान करवा रहा है, तो ऐसे में आप जब कंप्लेंट आरबीआई को लिखते हैं तो आरबीआई उस रिकवरी एजेंसी पर कुछ समय के लिए बैन लगा सकता है, बाकायदा बैन लगा देगा। बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस रिकवरी एजेंसी से इस एरिया में रिकवरी नहीं कराएंगे, ये टेम्परेरी हो सकता है। और ऐसे केसेस में अगर ये दोबारा टेम्परेरी होने के बाद भी दोबारा कंप्लेंट इसकी जाती है, या मल्टीपल जगह से ऐसी कंप्लेंट आती है कि इस रिकवरी एजेंसी के लोगों ने बदतमीज़ी की, इस बैंक ने रिकवरी के लिए बदतमीज़ी की, तो इस चीज़ को परमानेंट भी कर सकता है रिज़र्व बैंक बाकायदा। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जब आप कंप्लेंट करते हैं या कोई ऐसी हरकत कर दी जाती है बैंक के रिकवरी एजेंट के द्वारा, तो कई लोग अदालत में भी इसकी कंप्लेंट कर देते हैं, जुडिशियल मामला भी बन जाता है ये। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर पेनल्टी भी लगा दी जाती है, ऐसी कई एजेंसीज हैं जिन पे पेनल्टी पहले भी लगाई जा चुकी है, तो पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो ऐसे केस में और लगातार कंप्लेंट मिलने वाले केस में आरबीआई बाकायदा उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ ऐसे रिकवरी एजेंसी का, वो हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकता है। और बैंक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे अगर मामला चल रहा है तो मामले की संगीनता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो बैंक के डायरेक्टर्स को, एजेंसी के मालिकों पर, इन सब पे पेनल्टी भी लगा सकता है। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने पूरी कोशिश की है कि रिकवरी एजेंट्स और रिकवरी के जो नियम हैं उन सभी पे पूरी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी दूं, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सारी डिटेल्स जो हैं वो किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी इतने अच्छे से समझाते हुए। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपको आपके राइट्स पता होंगे और आपकी वजह जेन्युइन है तो आपको किसी भी रिकवरी एजेंट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेधड़क होकर अपने घर रहिए, कोई भी रिकवरी एजेंट आए उससे पहले तो प्यार से बात कीजिए कि अगर वो प्यार से बात समझता है, आपकी प्रॉब्लम समझता है और चला जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं समझता तो आप उससे सिंपल एक बात बोलिए कि भाई ड्यू टू लॉ प्रोसेस आप चलो, कोई हमें दिक्कत नहीं है
और आप उसे पहले आई कार्ड मांगिए सबसे पहले, और अगर बदतमीज़ी से बात करता है तो इसकी कंप्लेंट ब्रांच मैनेजर को कीजिए और बाकायदा इस चीज़ की रिकॉर्डिंग रखिए, वॉइस रिकॉर्डिंग या कैमरे से रिकॉर्डिंग आप कीजिए। और अगर ब्रांच मैनेजर भी इस बात को नहीं समझता तो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। और जब इनका बैंक का एक नोडल ऑफिसर होता है, आप उसके पास भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई तो ओम्बुड्समैन होता है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जहाँ आपकी कंप्लेंट का बिल्कुल निपटारा होगा। और अगर किसी वजह से वहाँ भी आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट पे ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हुई है, तो बाकायदा आप आरबीआई में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और बाकायदा सारे प्रूफ के साथ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए किसी रिकवरी एजेंट या बैंक से ऐसे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डाल के बाकायदा मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें आपको एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी समय आप कभी भी मैसेज डाल के कर सकते हैं। और कोई आपके पास ऐसी रिकॉर्डिंग हो जिसमें आपको रिकवरी एजेंट या रिकवरी एजेंसी या बैंक के द्वारा परेशान किया जा सकता है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके वो भेज सकते हैं। हम उसे अपने चैनल पे बिल्कुल चलाएंगे, जिससे बाकी भी लोगों को पता चलेगा कि क्या करना है अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी जो है वो बहुत पसंद आएगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और ऐसी जुड़ी हुई और भी वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, जिससे आपके नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी और बैंक लोन और बाकी चीज़ों से संबंधित हर जानकारी आपके पास अप टू डेट रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।